हाँ, सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं युवराज गुर्जर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मुकेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक भी मुकेश क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों कोरोना काल में आप सभी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए दोस्तों, जहां पर आप घर बैठे आपकी जो तैयारी है उसे सुचारू रख सकते हैं। दोस्तों अपन जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं वो अपना विषय दोस्तों इतिहास। और इतिहास के मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने इतिहास का सामान्य परिचय देखा दोस्तों, उसके बाद अपन ने बात की राजस्थान के नामकरण के बारे में। दोनों टॉपिक दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पे अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं वो आपका जो टॉपिक रहने वाले दोस्तों वो रहता है राजपूतों की उत्पत्ति। तो देखिए दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति। क्या रहने वाला है दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका जो राजस्थान है दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक लंबे समय तक बात करें या फिर यूँ कहें कि राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर राजपूतों के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, शासन किया गया है। आपका जो राजस्थान है दोस्तों, आपने देखा कि राजस्थान नामकरण में राजपूताना शब्द भी दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों उसी के बाद अपन ने देखा था कि कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा, रजवाड़ा राजस्थान कहा था, ऋग्वेद में आपको बनमूर्त का, रामायण में मरुकांतार, और साथ ही फिर एकीकरण की आपने बात की है दोस्तों यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएं ताकि सभी को इसका दोस्तों घर बैठे फायदा मिल सके। तो दोस्तों अपन अपने सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं और जिस टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं वो आज आपका रहने वाला है राजपूतों की उत्पत्ति। दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति में आपको देखना है कि राजपूत कौन थे। राजपूत दोस्तों कौन थे, इनका जो शासनकाल माना गया है वो कौन सी सदी से कौन सी सदी तक माना गया है, इनकी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपन बात करेंगे। तो जो इतिहासकार आएंगे आपके दोस्तों, जैसे जी.एच. ओझा जी आएंगे, गोपीनाथ शर्मा जी आएंगे, डी.आर. भंडारकर जी आएंगे, इसी के साथ अग्निकुंड का सिद्धांत आएगा, चंद्रवर्तय का जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में दिया गया है, साथ ही बी.पी. चट्टोपाध्याय आएंगे। ये सब लोगों ने जो राजपूत हैं दोस्तों उन सब के बारे में अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। और इसी के बारे में दोस्तों आज अपन इस जो अपनी क्लास रहने वाली है यहाँ पर विस्तृत रूप से दोस्तों अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ध्यान पूरा बिल्कुल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आपके सामने जो शब्द है वो कौन सा आ गया, राजपूत आ गया। शब्द क्या है दोस्तों, राजपूत हैं। ध्यान दीजिएगा जो राजपूत दो शब्द हैं मित्रों, राजपूत शब्द कौन सी भाषा से, तो संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से मित्रों, संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा का कौन सा शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द था मित्रों राजपुत्र। ध्यान दीजिएगा, तो संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से दोस्तों आपका कौन सा शब्द बना हुआ है, राजपूत शब्द बना है। कौन सा शब्द है, राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से बना हुआ है दोस्तों इसी के बाद में बात करता हूँ आगे, जैसे कि रामायण की बात कर लेते हैं, साथ साथ महाभारत की बात कर लेते हैं, रामायण और महाभारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों आपके सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं मित्रों, और दोनों धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी राजपूत शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। विशेष तौर से ध्यान रखना प्यारे मित्रों, तो दोनों में कहीं पर भी किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों, राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। किस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है प्यारे मित्रों, राजपूत शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से ग्रंथों में राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, तो वो दो ग्रंथ कौन से हो गए आपके, रामायण और महाभारत हो जाते हैं दोस्तों।
दोस्तों इसके बाद आगे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन एक राजा था। नाम क्या है प्यारे मित्रों? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो है दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन की जो मृत्यु है, ये मृत्यु कब हो जाती है मित्रों? 647 ईस्वी में हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? 647 ईस्वी में। या फिर दोस्तों बात करें तो कौन सी सदी हो जाएगी? 7वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी हो गई? 7वीं शताब्दी हो जाती है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गई प्यारे मित्रों? 647 में। सदी कौन सी आपकी? 7वीं सदी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये कौन सा काल, कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर शुरू हो जाता है आपका राजपूत काल। क्या शुरू हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर राजपूत काल की क्या हो गई शुरू? राजपूत काल की शुरुआत। क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर राजपूत काल की शुरुआत। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजपूत काल की शुरुआत किसकी मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाती है? तो हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में। सदी की बात करेंगे तो 7वीं सदी हो जाती है। और यहीं पर जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो कौन सा काल शुरू हो जाता है? आपका राजपूत काल यहाँ पर शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन चौहानों में सबसे अंतिम जो शासक आएगा दोस्तों, उसकी बात करेंगे अपन, और नाम आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नाम क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसके मृत्यु की बात करते हैं तो कब हो जाती है? 1192 में हो जाती है। और आप सबको पता है दोस्तों कि 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और किस चीज के मध्य? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और साथ ही मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा कूटनीति के माध्यम से पृथ्वीराज तृतीय को क्या कर दिया था दोस्तों? यहाँ पर पराजित कर दिया गया था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय मृत्यु कब हो जाती है? 1192 में। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु होती है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राजपूत काल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त। राजपूत काल क्या हो गया? समाप्त। ठीक। और ये जो मृत्यु हुई है ये कौन सी सदी की बात हो जाएगी? तो 12वीं सदी हो गई प्यारे मित्रों। कौन सी सदी हो गई? 12वीं सदी। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि राजपूत काल जो है वो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक चला। कहने का मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल शुरू हुआ, और जैसे ही पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो जाती है वैसे ही राजपूत काल क्या हो जाते हैं विद्यार्थी? यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक कौन सा काल रहा है? तो राजपूत काल रहा है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा आता है? आपका ऋग्वेद। कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल बताए गए? 10 मंडल बताए गए। कितने मंडल है प्यारे विद्यार्थियों? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा। और 10वां मंडल दोस्तों इसका नाम क्या है? पुरुष सूक्त। 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है आपको? पुरुष सूक्त का। और इस पुरुष सूक्त के अंदर जो मानव है, उस मानव की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो किससे बताई गई है? एक आदि पुरुष। किससे बताई गई है? आदि पुरुष से बताई गई है। और आदि पुरुष जो है प्यारे विद्यार्थियों, आदि पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? ब्रह्मा जी को। किसे दी गई है? ब्रह्मा जी को। किसकी संज्ञा दी गई? आदि पुरुष की संज्ञा दी गई है। अब ब्रह्मा जी के द्वारा ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी के द्वारा दोस्तों अपने शरीर से, कहां से दोस्तों? अपने शरीर से, अपने शरीर की जो अंगे दोस्तों, उन अंगों से कुल 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की गई दोस्तों। कितने योद्धाओं की उत्पत्ति की गई है? तो कुल 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की गई। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं, मुंह से कौन आए? तो ब्राह्मण आए। भुजाओं से कौन आए? क्षत्रिय आए। और जांघों से कौन आए थे? वैश्य। और पैरों से कौन बने थे? शूद्र बने थे। तो 4 व्यक्तियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से की है। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। जैसे मुंह से तो कौन आए? ब्राह्मण। भुजा से क्षत्रिय। और इसके बाद दोस्तों जांघों से वैश्य। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों पैरों से कौन आए? शूद्र आए। कौन आए प्यारे विद्यार्थियों? शूद्र। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आदि पुरुष की संज्ञा ब्रह्मा जी को दी गई। और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की है। मुंह से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र।
अब ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, चार जो योद्धा हैं आगे चलकर ये चारों जो योद्धा हैं, चार जो व्यक्ति थे, चार जातियों के रूप में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए थे। दोस्तों जैसा आप देखते हैं आपको समाज में अभी ये चारों जो है जातियों के रूप में मिल जाएंगे समाज के अंदर, जैसे ब्राह्मण मिल जाएंगे, क्षत्रिय मिल जाएंगे, वैश्य मिल जाएंगे और शूद्र मिल जाएंगे। इन चारों व्यक्तियों को वर्णों के आधार पर बांट दिया गया। दोस्तों किस आधार पर बांट दिया गया, वर्णों के आधार पर बांट दिया गया है। जैसे ब्राह्मण तो किसे कहा गया, जो विद्वान गिरी का कार्य करते थे। किसका कार्य करें, विद्वान गिरी का जिन्होंने कार्य किया वो तो ब्राह्मण कहलाए। क्षत्रिय जो लोग लड़ाई में आगे रहे, जो लोग युद्ध में आगे रहे, उन्हें क्या कहा गया दोस्तों, क्षत्रिय। वैश्य किसे कहा गया दोस्तों, जो लोग व्यापार का काम किया करते थे उन्हें वैश्य कहा गया। शूद्र, शूद्र वो थे जो इन तीनों व्यक्तियों के जरूरत पड़ने पर काम आएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, शूद्र कहेंगे। दोस्तों यहाँ तक की बात आप सबके समझ में आगे होगी। दोस्तों आगे बात करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो राजपूत काल का समय, राजपूत काल का समय 7वीं से 12वीं सदी तक माना गया। कौन सी सदी होगी दोस्तों, तो 7वीं से 12वीं सदी तक माना गया है। कौन सा काल, तो दोस्तों वो हो जाता है आपका राजपूत काल। कौन सा काल होगा दोस्तों, राजपूत काल हो जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे अपन बात करें यहाँ पर हर्षवर्धन की, बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के समय इसके कुल कितने लोग सेवा करते थे, तो 4 लोग इसकी सेवा किया करते थे। कितने लोग थे दोस्तों, 4 लोग इसकी सेवा किया करते थे। अब ध्यान दीजिए 4 लोग, यही 4 लोग है दोस्तों, जो कौन कौन है, पहला तो कौन सा हो गया, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और नंबर 4 कौन सा हो गया दोस्तों, शूद्र हो गया। कौन सा हो गया, शूद्र। अब ध्यान दीजिए हर्षवर्धन के समय पर भी दोस्तों 4 लोग इसकी सेवा कर रहे हैं। जैसे ही मैंने आपको शुरू में बता दिया था, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो जाते हैं, 647 ईस्वी में हो जाते हैं। जैसे ही प्यारे विद्यार्थियों हर्षवर्धन की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है, ये चारों व्यक्ति जो इसकी सेवा करते हैं, ये अपने आप को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर राजपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चारों अपने आप को राजपुत्र कहते हैं। क्यों, आप सोच रहे होंगे क्यों कहते थे, तो ध्यान दीजिएगा, राजपुत्र इसलिए कहते थे क्योंकि चारों, हर्षवर्धन क्या था, राजा था, चारों व्यक्ति इसकी सेवा करते थे, इसलिए कहते थे कि हम चारों राजा की सेवा करते हैं, इसलिए हम क्या हैं, हम राजा के पुत्र हैं, इसलिए स्वयं को क्या कहा करते थे, राजपुत्र कहा करते थे। दोस्तों यहाँ तक कि, और जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, चारों अपने अपने क्षेत्र के स्वतंत्र राजा यहाँ पर बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ तक की बात आप सबके समझ में आ गई होगी। दोस्तों आगे बात करते हैं, देखें अब बात करते हैं अपन राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं प्यारे मित्रों। सबसे पहला सिद्धांत मैं यहाँ पर बात करूं वो कौन सा लेंगे अपन, अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा है दोस्तों, अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों, अग्निकुंड का सिद्धांत हो जाता है। कौन सा सिद्धांत हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो हो जाते हैं आपका अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, ये अग्निकुंड का सिद्धांत दोस्तों कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो ग्रंथ कौन सा जाएगा आपका, पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो चंद्रबरदाई है। कौन है दोस्तों, चंद्रबरदाई। ठीक, अब दोस्तों बात करें चंद्रबरदाई की, थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रबरदाई कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों चंद्रबरदाई लाहौर के निवासी थे। कहाँ के थे, लाहौर। और चंद्रबरदाई का मूल नाम, दोस्तों चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या आता है, तो आता है पृथ्वी भट्ट वलादी। क्या नाम आता है विद्यार्थियों, पृथ्वी भट्ट वलादी। किसका,
तो चंद्रबरदाई का वास्तविक या मूल नाम क्या मिलता है दोस्तों? वो मिलता है प्रतिभट्ट वलादी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, ये रचना ये किस आधार पर है? तो ये रचना है वीर रस, इसमें है दोस्तों वीर रस में है। तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किस में है दोस्तों? तो वीर रस में हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें चंद्रबरदाई का उद्धारक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि जो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। कौन हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टोड हो जाते हैं। आगे बात करते हैं तो इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय पृथ्वीराज रासो को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है दोस्तों वो भी किसे जाता है? वो भी कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। किसे दिया जाएगा? कर्नल जेम्स टोड को ही दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों अब अपने को बात करनी यहाँ पर अग्निकुंड का जो सिद्धांत है कि अग्निकुंड का सिद्धांत था क्या, किसके द्वारा दिया गया है, इसमें क्या बताया गया, इसके बारे में दोस्तों अपने को बात करनी है। तो दोस्तों देखिए मैं आगे बात करूं, इस क्रम में अपन आगे बात करते हैं। तो अग्निकुंड के सिद्धांत की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा आबू पर्वत, आबू पर्वत और कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो आप सब जानते हैं सिरोही में है माउंट आबू। आबू पर्वत में एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम क्या था? गुरु वशिष्ठ। क्या नाम है? गुरु वशिष्ठ था। और दोस्तों गुरु वशिष्ठ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। तो आबू पर्वत पर यज्ञ कौन कर रहे हैं? तो दोस्तों वो कर रहे हैं कौन? गुरु वशिष्ठ। लेकिन आबू में जहां पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर आसपास के क्षेत्र में राक्षसों का आतंक अधिक था, इसलिए राक्षस बार बार जो हैं किसका यज्ञ भंग कर देते हैं। तो बार बार दोस्तों ये किसका? तो गुरु वशिष्ठ का यज्ञ क्या कर देते हैं? यहाँ पर भंग कर देते हैं, या फिर यूं कह देते हैं कि यज्ञ को क्या कर देते हैं? बार बार यहाँ पर नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस चीज से इन राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए गुरु वशिष्ठ के द्वारा इसे अग्निकुंड से, जहां पर यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जो अग्नि जल रही थी, उस अग्नि के माध्यम से गुरु वशिष्ठ ने कुल कितने योद्धाओं की उत्पत्ति की दोस्तों? तो 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की गई है। ध्यान रखना है दोस्तों, अग्निकुंड के माध्यम से गुरु वशिष्ठ के द्वारा कुल कितने योद्धाओं की उत्पत्ति हुई है? 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई है प्यारे विद्यार्थियों। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर लिख देते हैं अग्निकुंड के माध्यम से गुरु वशिष्ठ ने 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की। कितने योद्धाओं की उत्पत्ति की है? 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की। 4 योद्धा कौन कौन से हैं? तो पहला कौन सा हो जाएगा? प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य और नंबर 4 चौहान। और चालुक्यों को क्या कहा गया विद्यार्थियों? इन्हें कहा जाता है सोलंकी। चालुक्यों को क्या कहा जाता है? सोलंकी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड से कुल 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की गई। और 4 योद्धा कौन कौन से आ जाते हैं? तो पहला कौन है? प्रतिहार है, दूसरा कौन है? परमार, तीसरा कौन है? चालुक्य, नंबर 4 कौन हो जाते हैं? चौहान हो जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जो 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड के माध्यम से, इन चारों ने राक्षसों को क्या कर दिया? यहाँ पर वध कर दिया था। और ये चारों आगे जाकर क्या हो गए? फिर 4 योद्धा 4 जातियों के रूप में क्या हो जाते हैं दोस्तों? प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अग्निकुंड का जो सिद्धांत है इसका समर्थन करने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं? देखिए समर्थन किस किसने किया है अग्निकुंड के सिद्धांत का? तो सबसे पहला व्यक्ति मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। कौन है दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों वही सूर्यमल मिश्रण है जो बूंदी जिले के हिंडोली तहसील के हरणा गांव के निवासी थे और जिन्होंने आगे जाकर
राजस्थान के राज्य कवि के रूप में प्रसिद्धि हासिल किए प्यारे मित्रों। तो ध्यान रखना चाहिए सूर्यमल मिश्रण, और दूसरा कौन हो जाएगा यहाँ पर, मोहनोत नैन्सी हो जाता है। कौन हो गया प्यारे मित्रों, मोहनोत नैन्सी। इन दोनों व्यक्तियों ने इस अग्निकुंड के सिद्धांत का क्या किया दोस्तों, समर्थन किया। बाकी सब इतिहासकार क्या कहते हैं कि अग्नि से किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, यह असंभव सी बात है। लेकिन दो व्यक्ति कौन कौन है, सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैन्सी, दोनों व्यक्ति किस बात का समर्थन करें कि हाँ जो चार हैं, प्रतिवार, परमार, चालुक्य और चौहान, चारों की उत्पत्ति दोस्तों किससे बताई गई है, तो अग्निकुंड के सिद्धांत से बताई गई है प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों इसी चरण में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन, अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन वो किसने किया है, तो दोस्तों वो है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने किस रूप में समर्थन किया प्यारे विद्यार्थियों, तो अप्रत्यक्ष रूप में। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर अप्रत्यक्ष रूप से कैसे समर्थन किया, तो ध्यान से सुनिए प्यारे विद्यार्थियों। कर्नल जेम्स टोड क्या बता रहे हैं कि ये जो जातियां आई थी, यहाँ पर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि विदेशों से कुल 4 जातियां आई थी अपने भारत में, शक्ति, शीतियन, हूण और कुषाण। चारों जातियों जो आई, उन चारों जातियों को क्या किया, गुरु वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ के माध्यम से शुद्ध करके और भारतीय समाज में शामिल कर लिया गया। ये बात कौन बता रहा है, कर्नल जेम्स टोड। कहने का मतलब डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि जो हैं, जो राजपूत हैं वो क्या है, वो राजपूत ये न अग्निकुंड से उत्पन्न हुई। पहले क्या बता रहे हैं कि पहले तो विदेशी जाते हैं, उन विदेशी जातियों को बाबू में क्या किया, गुरु वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ में शुद्ध किया और फिर उसके बाद भारतीय समाज में शामिल कर लिया। मतलब इनडायरेक्टली बता रहे हैं, कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन कौन कर रहा है, तो कर्नल जेम्स टोड कर रहा है। आगे बात करें इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर लेते अपन ब्राह्मणों से उत्पत्ति। किससे उत्पत्ति दोस्तों, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। अब दोस्तों ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन बताएगा, जो व्यक्ति ब्राह्मण होगा वही क्या बताएगा, ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताएगा। अब अपने इतिहास में ब्राह्मण कौन कौन है आप ध्यान दी सुनिए। तो पहला तो आता है गोपीनाथ शर्मा। कौन आएगा, गोपीनाथ शर्मा। एक आता है कौन, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है, और गोपीनाथ शर्मा इन्हें क्या बताता है दोस्तों, क्षत्रिय बताता है। और इस डॉक्टर भंडारकर, दोनों व्यक्ति क्या बताते हैं, इनको ब्राह्मणों से बताते हैं। तो पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाला, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। पहला व्यक्ति कौन हो गया विद्यार्थियों, गोपीनाथ शर्मा। दूसरा आता है डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर। दोनों व्यक्ति राजपूतों की उत्पत्ति किससे बता रहे हैं, तो दोनों व्यक्ति राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बता रहे हैं। दोस्तों ये अपना दूसरा बात। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर बात करें जयानक भट्ट। ये क्या है दोस्तों, एक कवि हैं, और इसी के साथ साथ एक और आता है नयन चंद्र सूरी। कौन है दोस्तों, नयन चंद्र सूरी। ये दोनों व्यक्ति ध्यान दीजिए, जयानक भट्ट का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। और ये नयन चंद्र सूर्य का ग्रंथ कौन सा आएगा, हम्मीर महाकाव्य। कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, हम्मीर महाकाव्य। इन दोनों व्यक्तियों ने इन दोनों ग्रंथों के आधार पर क्या बताया कि ये जो राजपूत है ये कौन है, ये क्षत्रिय। क्या बताया इन्हें, क्षत्रिय बताया गया है। तो किस किस में बताया गया, एक तो पृथ्वीराज विजय में, और दूसरा कौन है, हम्मीर महाकाव्य। दोनों में इन्हें क्या बताया गया दोस्तों, तो दोनों में इन्हें क्षत्रिय बताया गया। ये तीसरा। अपन नंबर 4 पर अपन बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपके कौन है दोस्तों, दशरथ शर्मा है। कौन है, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा की बात करते हैं, और यहाँ पर शिलालेख पे आ जाता है अपना एक बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, बिजोलिया। और बिजोलिया कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। दशरथ शर्मा ने क्या बताया कि इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजपूतों को क्या कहा गया है, वत्स
गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। किन्हें कहा गया है? तो ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्हें क्या बताया गया दोस्तों? यहाँ पर क्या बताया गया है इन्हें? तो इन्हें बताया गया है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 5 पे बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं बात करूं विदेशियों से उत्पत्ति। किससे उत्पत्ति? विदेशियों से उत्पत्ति। विदेशियों से उत्पत्ति। अब विदेशियों से उत्पत्ति कौन बताएंगे? फटाफट से कमेंट करके बताइए दोस्तों, विदेशियों से उत्पत्ति कौन बताएगा? जो लोग कौन होंगे? विदेशी होंगे, या फिर जो लोग विदेश से आए होंगे वही क्या बताएंगे? विदेशियों से उत्पत्ति बताएंगे यहाँ पर। तो देखो विदेश से आने वाले व्यक्ति कौन कौन है, या फिर विदेशी जो नाम है अपने पास इतिहास में वो किस किस का मिलता है, इस पर ध्यान दीजिए। पहला तो क्या मिले आपको? जैसे मान लीजिए आपका कर्नल जेम्स टोड, ये भी कहाँ से आया था? विदेश से आया था जेम्स टोड। ये एक आता है कनिंघम अलेक्जेंडर, दूसरा नाम कौन आ गया? कनिंघम। और एक आता है वी ए स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ जिसे कहा जाता है दोस्तों। तीनों व्यक्ति क्या है दोस्तों? विदेशी हैं। अब तीनों व्यक्ति क्या बताते हैं, इस बात पर आप गौर से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चलिए, तीनों व्यक्ति बताते हैं कि इस समय भारत में 4 जातियां जो विदेशों से आई थी, और 4 जातियां कौन सी हैं? शक, सीतियन, नंबर 3 पर है कुषाण, और नंबर 4 पर कौन सी है? हूण है। तो शक, सीतियन, कुषाण और हूण चारों विदेशी जातियां बताई गई प्यारे विद्यार्थी। और विदेशी जातियां किस किसने बताई है? तो जेम्स टोड है, कनिंघम है, और वी ए स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ जिसे कहा जाता है। तीनों व्यक्तियों ने इन चारों को क्या बताया? विदेशी जातियां बताएं। अब ध्यान देना, ये तीनों व्यक्ति क्या बता रहे हैं कि जो राजपूत हैं वो राजपूत इन चारों जो विदेशी जाति हैं इनसे ही क्या मानी गई? इनकी उत्पत्ति मानी गई। ये बात कौन बता रहे हैं? ये तीनों व्यक्ति जो विदेशी ये इस बात को बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब जेम्स टोड जो है राजपूतों की उत्पत्ति किस किस जाति से बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि शक और सीतियन, जो शक और सीतियन है दोनों विदेशी जातियां, और दोनों विदेशी जातियों से किसकी उत्पत्ति बताई गई है? राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। और किसने बताई है? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बताई गई है। दूसरा व्यक्ति है कनिंघम, और कनिंघम ने राजपूतों को किससे बताया है? तो कुषाणों से बताया है। किससे बताया है? कुषाणों से। तीसरा आता है आपके सामने वी ए स्मिथ, और वी ए स्मिथ राजपूतों को किससे बता रहे हैं? तो हूणों से बता रहे हैं। कौन सी जाति से? हूणों से बता रहे हैं। तो ये विदेशियों से उत्पत्ति बताने वाले व्यक्ति तीनों हैं, और ये चारों क्या हैं? विदेशी जाति हैं। इन चारों विदेशी जातियों से इन तीनों ने राजपूतों को क्या बताया है? विदेशी बताया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। दोस्तों आगे बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे दोस्तों सिद्धांत आता है कौन सा? मिश्रित। कौन सा सिद्धांत आता है? मिश्रित मूल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? मिश्रित मूल सिद्धांत। दोस्तों मिश्रित मूल सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? मिश्रित मूल सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो मिश्रित मूल सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि ये जो चारों विदेशी जातियों से ये व्यक्ति बता रहे हैं ना कि राजपूत क्या है? विदेशी हैं। लेकिन ये क्या मिश्रित मूल सिद्धांत क्या कहता है? मिश्रित मूल सिद्धांत कहता है कि राजपूत ना तो यहाँ भारत के थे, ना तो क्या है? देशी है, ना ही क्या है? विदेशी है। इनमें देशी प्लस विदेशी दोनों का क्या है? मिश्रण है। क्या है? दोनों का मिश्रण है। यह बात कौन बता रहा है? मिश्रित मूल सिद्धांत। और मिश्रित मूल सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर डी.पी. चट्टोपाध्याय। कौन है दोस्तों? डॉक्टर डी.पी. चट्टोपाध्याय। ध्यान दीजिए, पूरा नाम क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। क्या हो गया पूरा नाम? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो ध्यान दीजिएगा, डी.पी. चट्टोपाध्याय राजपूतों की उत्पत्ति कैसे बता रहे हैं? मिश्रित मूल सिद्धांत के आधार पर बता रहे हैं दोस्तों। और मिश्रित मूल सिद्धांत में क्या बता रहे हैं कि इनमें देशी और विदेशी क्या है? देशी भी है और विदेशी भी है, दोनों का मिश्रण बता रहे हैं। कौन? डी.पी. चट्टोपाध्याय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
ये आपने देखा राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में दोस्तों अपने यहाँ पर बात की। दोस्तों मैं आशा कर सकता हूँ कि आप सबको ये जो आज की क्लास रही है ये बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं तो राजपूत जो थे वो संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से बनाए, लेकिन रामायण महाभारत में राजपूत शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों। इसके बाद आपने ऋग्वेद में बात की, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ब्रह्मा जी से 4 वेदों की उत्पत्ति मानी गई है और चारों जाकर आगे क्या बन गए, 4 जातियों के रूप में। फिर आपने अग्निकुंड के सिद्धांत की बात की है, जहां पर चंद्रप्रदाय की बात की अपन ने, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंद्रप्रदाय की शुरुआत तो किसने, चंद्रप्रदाय ने किस ग्रंथ की शुरुआत की तो पृथ्वीराज रासो, और इस पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था तो इसके पुत्र जलहन का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों, जलहन का नाम आता है। तो दोस्तों इसके बाद अपन ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति देखी, फिर अपन ने क्षत्रिय देखी, और इसके बाद आपने क्या देखा, अब तो इसके बाद आपने देखी विदेशियों से उत्पत्ति, और लास्ट में आपने क्या देखा दोस्तों, डीपी चट्टोपाध्याय ने क्या बताया है, मिश्रित मूल सिद्धांत बताए। तो दोस्तों एक बार वापस से देख लेते हैं। यहाँ पर अग्निकुंड का जो सिद्धांत है दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया है, लेकिन पूरा किसने किया तो पूरा जलहन का पुत्र, सॉरी चंद्रप्रदाय का पुत्र कौन था, जलहन। इस जलहन ने क्या किया है, इस ग्रंथ को पूरा किया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद आगे देखें अपन तो ये आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये हो जाते हैं समर्थन अग्निकुंड के सिद्धांत का प्रत्यक्ष रूप से कर्नल जैम्प्रो ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्षत्रिय, और क्षत्रिय के साथ साथ दोस्तों इन्हें क्या बताया गया है, सूर्यवंशी भी बताया गया है। इन दोनों ग्रंथों में इन्हें क्या बताया गया है, सूर्यवंशी भी बताया गया है। तो दोस्तों और लास्ट में आपका विदेशी से उत्पत्ति, लास्ट कौन सा सिद्धांत हो जाता है, मिश्रित मूल सिद्धांत हो जाता है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है अपने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो क्लास आज अपनी हुई है वो आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसी के साथ में अपने क्लास को आज आप यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपका वीडियो है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और दोस्तों कोरोना काल में घर पर रहें, सेफ रहें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं आज यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, राम राम।